पहले तो क्वेश्चन समझते हैं क्या, क्वेश्चन भी है और ये कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। इसमें अभी 10-15 मिनट लग जाएंगे, बट ये समझ में आने के बाद कई सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे आपसे सॉल्व, और सारा कुछ खेल समझ में आ जाए क्या है। इस क्वेश्चन में क्या, ये एक स्मूथ सरफेस है और इस स्मूथ सरफेस पे दो बॉल्स रखी हुई हैं, एक तो 2 kg की है और एक 1 kg की है, दो बॉल्स, और ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 6 है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, 6। शुरू में जब ये शुरू में ना स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, शुरू में स्प्रिंग में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है, ना ये खिंचा हुआ और ना ये दबा हुआ, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 6 है। एकदम से इसको 6 की वेलोसिटी दे दी, आप ऐसा सोचो, ये तो रखा हुआ था पहले, आराम से रखा हुआ था, इसको अचानक से 6 की वेलोसिटी दे दी अचानक से, तो इसका क्या होगा, मतलब इसमें कहानी क्या होगी। अगर इसको ना अगर ऐसे रखा हुआ था 6 की स्पीड दे दी तो क्या होगा इस केस में। पहले तो ये मोशन कैसे होगी, मैं मोशन समझा रहा हूँ, और फिर इसके अंदर ये 8 पार्ट पूछे गए इस क्वेश्चन के अंदर, ये 8 पार्ट्स की जो वैल्यू है वो कैसे निकाल लें वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात तो जो ये वाली मोशन होगी ना, ये ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल मोशन होगी। मतलब इसके मतलब क्या होगा कि ये वाली मोशन ना, देखो ये वाली बॉल एक तो ये वाली बॉल ऐसे ऐसे करेगी, ये वाली भी ऐसे ऐसे करेगी वाइब्रेशनल, और आगे भी जाएगा पूरा सिस्टम, यानी कि ये ऐसे ऐसे होगी मोशन ये वाली, ठीक है ना। ये ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल मोशन होगी। ये सबसे पहली बात तो ट्रांसलेशनल मोशन क्यों हो रही है, क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ कि आपने मोमेंट इसको शुरू में मोमेंटम दे दिया 1/6 का, कितना मोमेंटम दे दिया 1/6, 6 का मोमेंटम हो गया। पूरे सिस्टम के पास 6 का मोमेंटम है, पूरे सिस्टम के पास कितना मोमेंटम है 6 का, तो उस मोमेंटम में पूरे सिस्टम का मास भी, तो वेलोसिटी तो आएगी इसके अंदर, ठीक है ना, और कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, तो पूरा सिस्टम आगे तो जाएगा ही जाएगा, कंफर्म है। ये तो ये रुक कैसे सकता है यार, ठीक है ना, कैसे रुक सकता है, नहीं रुक सकता। ये बॉल आगे जाएगी तो ये तो जाएगी आगे भी, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है दोनों बॉल्स, तो पूरा सिस्टम आगे जाएगा, इसमें तो 1% भी डाउट नहीं है कि पूरा सिस्टम आगे नहीं जाएगा। पहली बात तो ये है, यानी ट्रांसलेशनल मोशन तो होगी। अच्छा, कोई फोर्स लगातार लग नहीं रहा बाहर से कि एक्सेलरेटेड मोशन हो, एक्सेलरेटेड भी नहीं होगी, कांस्टेंट स्पीड से जाएगी आगे की तरफ। ये इसका सेंटर ऑफ मास जो स्पीड होगी ना वो कांस्टेंट होगी, और वाइब्रेशनल इसलिए होगी क्योंकि ना स्प्रिंग भी लगा हुआ है, स्प्रिंग भी और वेलोसिटी भी है, कभी वो स्प्रिंग फोर्स इधर लग जाएगा कभी किधर लग जाएगा, तो ये वाइब्रेशनल मोशन भी होती है इसके अंदर, ठीक है ना। मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कभी तो पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती है, मतलब स्प्रिंग दब जाता है या खिंच जाता है, और कभी वो स्प्रिंग वापस मतलब रिकवर कर, मतलब वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, तो जिससे वापस इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होता रहता है इसके अंदर। समझ आ रही है बात आपको, क्योंकि स्प्रिंग दबेगा या खींचेगा तो उसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है ना हाफ के एक्स स्क्वायर की, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। तो एनर्जी कहाँ से आई, एनर्जी कहीं उड़ के तो आई नहीं, वो काइनेटिक एनर्जी के बदले में आई, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी बॉल्स की। और जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, बॉल्स के पास फिर से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, उनकी स्पीड बढ़ जाएंगी। बात समझ आ रही है आपको, मतलब इसके अंदर ना इंटरचेंज होता रहेगा। मैं ये बताना, मैं इसमें मतलब अब मैंने अभी तक सिर्फ एक बात तो ये बताई है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, इस तरीके से कन्वर्जन होता रहेगा। एक बात मैंने ये बताई है कि ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल मोशन होगी कुछ इस तरीके से, और एक बात मैंने ये बताई है कि पूरे सिस्टम की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, सेंटर ऑफ मास की स्पीड कांस्टेंट रहेगी इसके अंदर, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब सुनो अगला पॉइंट, इसके अंदर हमने ये बताना था कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा। याद रखिए, मोमेंटम ऑफ सिस्टम निकालने का जो तरीका होता है कि देखो इसमें दो बॉडीज हैं, ये तो मासलेस स्प्रिंग है, एक बॉडी ये है और एक ये है, दोनों का मोमेंटम लिख दो, दोनों का वेक्टर सम कर दो, सिंपल सी बात है। इसका मोमेंटम 0 होगा, इसका मोमेंटम क्या बताइए 0, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 तो इसका मोमेंटम भी 0। इसका जो मोमेंटम होगा वही हमारा आंसर है, वही पूरे सिस्टम का मोमेंटम होगा। तो इसका मोमेंटम तो होगा 2 × 0, 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसका जो मोमेंटम है वो 1 × 6, इसका मोमेंटम 6 हो जाएगा। आंसर इज 6 हियर, आंसर आएगा 6 kg/s। मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये मोमेंटम की यूनिट होती है, तो 6 kg/s ये आएगा मोमेंटम ऑफ सिस्टम। पहली बात तो। दूसरी बात सुन लो आप, याद रखिए मोमेंटम ऑफ सिस्टम और मोमेंटम सेंटर ऑफ मास हमेशा सेम होते हैं। मोमेंटम ऑफ सिस्टम और मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा ही क्या होंगे, सेम होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना हो जाएगा बताइए, 6 kg/s ही हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए 6 kg/s, सेम ही आएगा दोनों का मोमेंटम, ठीक है। ये तो हर क्वेश्चन में होगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा करने के लिए, वो उसमें भी मतलब ऐसे ही करना है आपको, हर जगह ऐसे ही करना है। जो सिस्टम का मोमेंटम होगा वही सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होगा। ये बात लिख लो, नोट कर लो, दिमाग में सेट कर लो, जो मर्जी कर लो, बट याद होना चाहिए कि सिस्टम मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास मोमेंटम सेम होना चाहिए, सेम होता है हमेशा ही। अब सुन लो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास,
इसके लिए देखो क्या होता है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय मास ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही करोगे आप, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय मास ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है 6 और मास ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है कितना हो जाएगा, जो टोटल पूरे सिस्टम का मास है, पूरे सिस्टम का मास और सेंटर ऑफ मास का मास सेम ही होते हैं। समझ आ रही है बात आपको, जो पूरे सिस्टम का मास है ना वही सेंटर ऑफ मास का मास हो जाएगा। ठीक है, पूरे सिस्टम का मास है 2 और 1 3 किलो, कितना है सिस्टम का मास 3 किलो, तो सेंटर ऑफ मास का मास भी कितना हो जाएगा 3 किलो। ये मत कह देना कि जो टोटल तो 6 किलो हो गया, फिर सिस्टम का मास तो हो गया 3 किलो, सेंटर ऑफ मास का भी 3 टोटल 6 हो गया, ऐसा नहीं है। वो जो सेंटर ऑफ मास वाला जो मास है ना वही वाला है, उसी को बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास का मास। समझ आ रही है बात आपको, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज 20 लोग हैं मान लो, ठीक है ना, अब 20 पीपल का जो मास होगा, ठीक है ना, सपोज मास सबका अलग अलग है, ठीक है ना, मान लो 2 किलो, ठीक है ना, मान लो 10 किलो, इस तरह के अलग अलग मास है। अब सबका जोड़ दो मास, सबका मास जोड़ दिया, अब सबका मास जोड़ने के बाद वो मान लो आ गया जी, वो आ गया सपोज 1000 किलो आ गया, 1000 kg आ गया मान लो। समझ आ रही है बात आपको, तो हमारा सभी का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका सेंटर ऑफ मास, उसका मास क्या माना जाएगा, सेंटर ऑफ मास का मास क्या माना जाएगा, 1000 kg ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, जो पूरे सिस्टम का जो मास है वही सेंटर ऑफ मास का मास माना जाता है। ये वाली बात दिमाग में गई है नहीं गई, बता दो मेरे को, तो गई ना, दिमाग में गई है, दिमाग से गई, दिमाग में गई ना। देखो सुन लो, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का मास कितना हो जाएगा 3, आंसर इज 2 मीटर पर सेकंड, आंसर क्या आएगा इसका 2 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो, दोनों को ऐड कर दो, इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी 0, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी यहाँ पे, ठीक है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंटू 1 इंटू 6 का स्क्वायर आएगा, यहाँ आएगा 18 जूल, ठीक है, आंसर इज 18 जूल, आंसर 18 जूल आएगा इसका, ठीक है ना। अब सुनो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास हाफ, मास कितना है सेंटर ऑफ मास का 3 किलो ही है, और वेलोसिटी कितनी है सेंटर ऑफ मास की 2 है, तो 6 आंसर आएगा 6 जूल, आंसर इज 6 जूल, ये सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है। देखो पूरे सिस्टम की कितनी थी 18, सेंटर ऑफ मास की 6, टोटल ये मत कहना कि टोटल ये जो 22 होगी, टोटल ये 24 होगी, ऐसा नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास की इसी का एक पार्ट है, इस 16 का ये 18 का ये एक पार्ट है, ये 6। देखो मान लो कि यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी है टोटल 18 जूल, ठीक है, 18 है, इसका एक पार्ट ये वाला 6 जूल रिजर्व पार्ट होता है। तो सेंटर ऑफ मास की जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो कहीं नहीं जा सकती, वो डिफॉर्मेशन में नहीं जा सकती। 18 का जो पार्ट है ना 6 जूल, ये जो 6 जूल है ये 18 का एक पार्ट है, ठीक है ना, ये 6 जूल क्या है, ये रिजर्व पार्ट है, ये कभी भी उसमें नहीं जा सकता, किसमें डिफॉर्मेशन में, ये डिफॉर्मेशन में कभी भी नहीं जा सकता, ये पोटेंशियल में कभी भी नहीं जा सकती। 12 जूल जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, कितनी जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा 12 जूल, ये एक्स्ट्रा है, ये कन्वर्टेबल है, ये पोटेंशियल से काइनेटिक में, काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट होती रहेगी। कुछ एनर्जी ऐसा थोड़ा ना कि पूरी काइनेटिक चलेगी पूरी पोटेंशियल में, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। जो सेंटर ऑफ मास के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो रिजर्व पार्ट होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी का। तो टोटल थी 18 में से 6 जूल जो है रिजर्व पार्ट है, अब बची 12 कन्वर्टेबल है, इसी को एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसी को 12 को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक जो सिस्टम है, काइनेटिक जो सेंटर ऑफ मास, इनके डिफरेंस को बोलते हैं, ठीक है ना। अब सुन लो, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना आएगा जब ये पूरी की पूरी 12 चली जाएगी ना डिफॉर्मेशन में, यानी इसके बदले में स्प्रिंग खिंच जाएगा या दब जाएगा। जब ये पूरी की पूरी 12 चली जाएगी तब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा, जब ये पूरी की पूरी 12 चली जाएगी तब जाएगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन मान लो हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 12 जी, हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू 12 होगी यहाँ पे। तो हाफ के की वैल्यू कितनी यहाँ पे बताइए, के की वैल्यू 6 इंटू एक्स का स्क्वायर इजिकल्स टू 12, तो यहाँ पे इसको सोल्व करो, ये आएगा 3, तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 4 एंड एक्स इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे, बाय द वे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2, इतना आएगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन 2 मीटर के बराबर, ठीक है ना। 2 मीटर से ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं आ सकता स्प्रिंग में, स्प्रिंग में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना आएगा 2 आएगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। अरे माने कि नहीं माने आप इस बात को। अच्छा अब सुन लो, स्पीड ऑफ बॉल्स एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, याद रखिए जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ रहा होगा ना उस टाइम जो स्पीड होती है ना दोनों बॉल्स की वो वही होती है जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है, जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड होती है वही स्पीड होती है दोनों बॉल्स की, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी यहाँ पे 2, तो इन दोनों बॉल्स की स्पीड भी क्या होगी 2 ही होगी। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन टाइम पे ऐसा ही होता है, 2,2 आंसर आएगा इसका, आंसर क्या आएगा इसका 2,2। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ आप मुझे, तो कोई डाउट है किसी के मन में।